फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम सम जनरल ट्रेंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी के रिगार्डिंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट की ही स्टडी कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ही बात करेंगे ऑब्वियसली। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के इन बिटवीन सिचुएटेड रहते हैं, जिस वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो भी इन दोनों के इन बिटवीन ही मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है, देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर हायर देन एस ब्लॉक, क्योंकि हम ये कहते हैं सिंपल ट्रेंड के अंदर कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, और जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। क्लियर? तो पहले एस ब्लॉक आता है, बीच में डी आता है और फिर पी ब्लॉक आता है। तो कह रहे हैं जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, एस से पी की साइड मूव कर रहे हैं तो बीच में डी ब्लॉक आता है। इस वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है डी ब्लॉक एलिमेंट की वो एस से तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन पी से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्लियर? एक सिंपल सा जो ट्रेंड है वो तो हमें इस तरीके से पता चल गया। इसके अलावा डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे हम सीरीज के अंदर तो उस टाइम पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी। जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। अब एक चीज और है, दे जनरली इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इस सीरीज के अंदर जब मूव कर रहे हैं हम, चाहे हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, इनके अंदर जब हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं अलोंग द सीरीज तो उस टाइम पे न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो जब भी हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं हम, जैसे हम सबसे पहले लेके चलते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। इन तीन एलिमेंट को लेके चलते हैं। इनके अंदर जो ऑर्बिटल होता है 3d 4d 5d जो भी ऑर्बिटल है उनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, यानी इनका जो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो फुल्ली फिल्डेड रहता है। डी जो है वो कम्प्लीटली फिल्डेड है। तो इस रीजन की वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबलाइज हो जाते हैं। और हाईली स्टेबलाइज होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली डोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल्ली फिल्डेड है, जिस रीजन की वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो काफ़ी हाई रहती है। ओके, तो इनकी जिंक, कैडमियम या मरकरी, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही हाई रहती है। किस रीजन की वजह से? क्योंकि इनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुल्ली फिल्डेड रहता है। फुल्ली फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इतने इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेंगे, उसे जाने नहीं देंगे, इस रीजन की वजह से। अब सेकेंडली आपसे अगर पूछ लिया जाए कि क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24 और मैग्नीज, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो ये आएगा 3d5 4s1 और ये आता है 3d5 4s2। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा रहेगी? तो ऑब्वियसली किसकी ज्यादा रहेगी, इसकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा किसकी ज्यादा रहेगी, मैग्नीज की ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड है। डी का एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड है और एस के फुल्ली फिल्डेड है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इसमें प्रेजेंट है, तो ये इतने इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। जबकि क्रोमियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन जाते ही डी में 5 बच जाएंगे। तो फर्स्ट तो किसकी ज्यादा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज की ज्यादा है। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की तो क्या होगा? अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचा, इसमें 3d5 बचता है, इसमें 3d5 और 4s1 बच गया। तो अब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? तो दोनों के अंदर देखिए, इसका डी में एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन बचा है। अगर हम हाफ फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन जहाँ भी होता है वहाँ पर स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट में स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं वो जो एलिमेंट्स होते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन इसमें एस के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जैसे ही यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ये भी हाफ फिल्डेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्रोमियम की ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, मैग्नीज के कंपैरिजन में।
तो इस तरीके से कोई भी दो एलिमेंट देके आपसे कंपेयर करवाया जा सकता है कि किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, किसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, किसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो आपको अपना कंसेप्ट लगाना है, वो जो सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी जब आपने 11th में पढ़ा था, आप लोगों को तो पढ़ाया गया था, तो उस टाइम पे ये चीज़ बताई गई थी कि हाफ फिल्डेड और फुली फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन होगा अगर, तो वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें से एक तो इलेक्ट्रॉन अगर वो रिमूव कर देता है तो एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड या फुली फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा, तो उस टाइम पे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम रहती है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्रोमियम और मैग्नीज का एग्जांपल लिया है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, मैग्नीज और आयरन के अंदर भी कंपेयर करवा के पूछा जा सकता है। इन दोनों के अंदर कंपेयर करके आप मुझे बताएंगे दोनों में से जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किसकी ज़्यादा रहेगी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा रहेगी, मैग्नीज और आयरन में से। क्लियर? तो ये था हमारा थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसमें सेकंड जो फैक्टर है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें केमिकली रिएक्टिव होती हैं उनके पीछे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ओवरऑल हम इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते हैं एक बार। In solution, the stability of the compounds depend upon electrode potential rather than ionization enthalpy। ये कह रहा है अगर हमने सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर कोई कंपाउंड लिया और उसके अंदर हम ट्रांजिशन मेटल आयन की अगर स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं या फिर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी देखना चाहते हैं, उसकी स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, तो वो उस कंपाउंड के ऊपर उस कंपाउंड की किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अगर एक्वस फॉर्म के अंदर है या सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर है कोई भी सब्सटेंस, तो उस टाइम के ऊपर हम आयनाइजेशन एनर्जी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि क्या कंसीडर करना पड़ेगा हमें, किस पे डिपेंड करेगी उसकी स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगी। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है इसके लिए भी डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यानी सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम कंसीडर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर ये तो एक फैक्टर है जिसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो इन तीनों मेन जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करेगी वो ये तीन हैं। अब देखिए, मान लो हमारे पास कोई ट्रांजिशन मेटल आयन है, मैंने इसे M कंसीडर किया हुआ है, मेटल M स्टैंड फॉर मेटल, तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। अब अगर हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है, हम उसे एक्वस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉलिड मेटल आयन को, मेटल एटम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर। और जब भी आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट करवा रहे हैं तो कौन सी एंथैल्पी यूज में आएगी? यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। कौन सी एंथैल्पी आएगी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जो कि हमारा फर्स्ट फैक्टर था, डेल एच सब्लिमेशन। इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसे सिंबलाइज किया जाता है। अब गैसेस स्टेट के अंदर बन गया, गैसेस स्टेट में आने के बाद आप क्या करेंगे? इसे आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आयनिक फॉर्म में मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव में होगा। इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक या दो, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसे देने हैं, अगर ये देगा, इसका मतलब कौन सी एंथैल्पी काम में आ रही है? यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज किया है हमने। किसका यूज किया है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट IE लिख सकते हैं आप यहाँ पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर क्या लिखेंगे? डेल H। ठीक है, तो सिंपल डेल H जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, डेल IH इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक ही बात है। एक बार ये गैसियस जो हमारा मेटल था ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आयनिक फॉर्म में आने के बाद आप इसे एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? यहाँ पर ये आयनिक फॉर्म में है, वाटर के साथ इसे डिसॉल्व करवाएंगे एक्वस फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देनी पड़ेगी, जिससे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, तीनों स्टेप 1 बाय 1 आपको यहाँ पर करके दिखाने पड़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट कौन सी थी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ओके, तो ये 3 स्टेप हैं।
जो बॉन्ड हैपर साइकिल होती है वो इसे साइक्लिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाती है। कहती है कि जो M है सॉलिड, हमें मेनली कन्वर्ट तो किस में करना है, इसे M पॉजिटिव एक्वस स्टेट के अंदर। भाई इससे हम ये बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी हमने यूज की उसे हम क्या लिखेंगे, डेल टी एच की फॉर्म से हमने डिनोट कर दिया। लेकिन ये डायरेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट थोड़ी हो जाएगी, ये पहले क्या होगा, सब्लिमेशन देना पड़ेगा इसे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तभी किस में कन्वर्ट होगी, गैसियस आइसोलेटेड एटम के अंदर। उसके बाद क्या देंगे हम इसे, आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, M पॉजिटिव आयन के अंदर, है ना। और फिर इसके अंदर क्या देंगे हम, हाइड्रेशन एंथैल्पी, तभी किस में कन्वर्ट होगा, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से आप इसे साइक्लिक फॉर्म के अंदर भी दिखा सकते हैं कि हमारा मेन मोटो तो था इस फॉर्म को, सॉलिड फॉर्म को, मेटल को किस में कन्वर्ट करना, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, लेकिन वो इन 3 स्टेप के थ्रू यहाँ तक पहुंचे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी यूज में आ रही है वो किस किस के इक्वल है, डेल सब्लिमेशन H प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इन तीनों के सम के इक्वल है ये जो टोटल एनर्जी है, और इसे ये ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह वर्क करती है। आई बात समझ में कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं हम, तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस in different oxidation state can be determined on the basis of electrode potential data। इसका कहने का मतलब है कि जो ट्रांजिशन मेटल की स्टेबिलिटी होती है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग होती है, तो वो हम किस चीज़ के ऊपर बेस है, वो किस तरीके से डिफाइन करवाएंगे उसे, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा के ऊपर बेस रहती है, उसी से हम उसे डिफाइन करवा सकते हैं। जितनी ज़्यादा मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, यानी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू, SRP का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव रहेगी उतना ही वो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एक्वस मीडियम में। जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा जितनी उसकी नेगेटिव के अंदर SRP की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव के अंदर आती है तो उस टाइम के ऊपर हमारे लिए जो सॉल्यूशन हमने फॉर्म किया है यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कौन सी वैल्यू बढ़नी चाहिए, SRP की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। क्लियर, तो इस तरीके से जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिफाइन करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करवा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप उसमें से पढ़ें। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। जो कॉपर होता है, आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करके बताएंगे कि जो कॉपर होता है, ठीक है, इसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब कॉपर यूटिलाइज होता है, थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। इसके पीछे क्या रीजन है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, जो कॉपर है ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करवाता, इनफैक्ट रिएक्ट नहीं करता है, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, क्या रीजन आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपकी नोटबुक के अंदर लिखे हुए होने चाहिए। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके भी बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और बुक के अंदर इनके आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है इसी के ऊपर बेस्ड इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर है। फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप बता देना।